नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका नेशनल ट्यूटोरियल बुधवार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 के पहले चैप्टर ए लेटर टू गॉड के बारे में अध्ययन करेंगे और उसकी कहानी का हिंदी अनुवाद जानेंगे। कैसे उसको पढ़ना और अर्थ लगाना, इसके संबंध में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। लेकिन इसके पहले ए लेटर टू गॉड का पाठ्य मैं शुरू करूँ, सबसे पहले उसके लेखक जी.एल. फिंटस के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देना चाहता हूँ कि जी.एल. फिंटस, जिनका पूरा नाम ग्रेगोरिया एल. फिंटस था, इनका जन्म 11 जुलाई 1897 में अमेरिका में हुआ था। इनका उद्भव मैक्सिको सिटी में हुआ था। मैं यूँ कहूँगा कि मैक्सिको सिटी के पास एक छोटे से गांव में हुआ था। बाद में आगे चल कर के यह एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व के बारे में जाने गए। इन्होंने न केवल उपन्यास लिखा, कविताएं लिखीं, पत्रकारिता भी किया अपने समय में। और शुरुआत में ऐसा माना जाता है कि सिर्फ 15 साल की आयु में ही इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। और अपने लेखन का प्रयोग आगे चल करके जब मैक्सिको की क्रांति हुई थी तो उस समय भी इन्होंने उस क्रांति में छद्म नाम से बहुत सारे लेख लिखे और लोगों को उत्साहित करने का, प्रेरित करने का इन्होंने प्रयत्न किया। बाद में इसके लिए इनको कुछ समय के लिए सरकार से प्रताड़ना भी मिली थी, लेकिन जब मैक्सिको अमेरिका के साथ पूरी तरीके से सम्मिलित हुआ तो फिर इन्हें पुरस्कृत भी बाद में किया गया था। बाद में वह मैक्सिको के एक स्कूल में अंग्रेजी साहित्य के अध्यापक के रूप में जुड़े। इससे उनके लेखन को एक नई दिशा मिली और उन्होंने आध्यात्मिक और प्रेरक कहानियाँ लिखना शुरू किया, जिसमें से आपके सामने ये कहानी भी मौजूद है, जिसको उन्होंने बड़े ही सरलतम ढंग से लिखा है। 13 जनवरी 2002 में उनका देहावसान हो गया था और अंग्रेजी साहित्य के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। खास करके अमेरिकी अंग्रेजी साहित्य के तौर पर इन्हें बड़े अच्छे ही नामों से जाना जाता है। ये जो कहानी है आपकी ए लेटर टू गॉड, ये कहानी एक किसान के बारे में है जो ईश्वर में बहुत ही ज़्यादा आस्था रखता है। और एक बार जब उसकी फसल बर्फबारी में ख़राब हो जाती है तो वह ईश्वर को पत्र तक लिख देता है। जबकि सामान्य तौर पर अगर किसी व्यक्ति से हम बात करें कि क्या ईश्वर का पता कोई जानता है तो शायद सब लोग नकार देंगे, लेकिन उसे इतना विश्वास था कि उसने भगवान के नाम एक पत्र लिखा। और हम लोग आगे चल के कहानी में हम जानेंगे कि आखिर उसने क्या लिखा उस कहानी में और क्या हुआ उसके साथ। क्या ईश्वर ने उसके पत्र का जवाब दिया? क्या वो जो चाहता था ईश्वर से, क्या इस बात की प्राप्ति हुई? इस संबंध में हम जानेंगे। तो आइए हम आज इस अध्याय को शुरू करते हैं, जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड। तो ठीक है मित्रों, हम शुरू करते हैं। द हाउस ओनली वन इन द एंटायर वैली। यहाँ देखिए बड़ा छोटा छोटा अक्षर है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। मैं इसको जूम करता हूँ थोड़ा सा, ताकि आप इसे अच्छी तरीके से पढ़ पाएँ और देख पाएँ। द हाउस, द हाउस का मतलब क्या हुआ कि चूँकि सिर्फ लेखक ने एक बार द हाउस शब्द का इस्तेमाल किया है तो हम कहेंगे कि एक घर। द ओनली वन इन द एंटायर वैली, जो संपूर्ण घाटी में एक ही था। द ओनली वन मने एक ही था, इन मने में, द एंटायर मने संपूर्ण, और वैली मने घाटी। घाटी जानते हैं? नहीं जानते? घाटी के बारे में मैं आपको फिर से अपनी पुरानी स्लाइड पर वापस ले जाना चाहूँगा। मैंने वहाँ कुछ आपके लिए तस्वीरें बना रखी। ये देखिए, ये दो पहाड़ियों के बीच का जो थोड़ा सा समतल हिस्सा होता है, बहुत समतल तो नहीं कह सकते, लेकिन जो समतल हिस्सा होता है
जिस पर आप खेती कर सकते हो, घर बना सकते हो, वो हिस्सा जो है यहाँ, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये घाटी का है। आप यहाँ देखें अगर ध्यान से, तो ये जो संपूर्ण हिस्सा आप यहाँ देख रहे हैं ना, ये इसी को घाटी कहते हैं। ठीक है, तो अब तो आप समझ गए होंगे कि पहाड़ियों के बीच का जो थोड़ा समतल स्थान होता है उसे हम क्या कहते हैं, घाटी कहते हैं। तो लेखक यहाँ क्या कह रहा है कि द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सैट, अब देखिए यहाँ एक ही घर जो संपूर्ण घाटी में एक ही था, द हाउस मन एक घर, द ओनली वन केवल एक ही था, इन द एंटायर वैली संपूर्ण घाटी में, सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, जो एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। छोटी पहाड़ी मानो जिसकी बहुत ज़्यादा हाइट नहीं थी। अब क्यों स्थित था, तो इसके बारे में आपको यहाँ स्पष्टीकरण मिलेगा। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कर, क्योंकि इस ऊंचाई से कोई भी नदी को देख सकता था, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और अपनी फसल को देख सकता था, डॉटेड विद द फ्लावर, जो फूलों से लदी हुई थी, दैट जो ऑलवेज हमेशा, प्रॉमिस्ड वादा करती थी, एक गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल का। यानी कि उस चोटी की ऊंचाई से कोई भी नदी को देख सकता था, अपने खेतों को देख सकता था जिसमें फसल लगे हुए थे, और जो हमेशा वादा करते थे कि एक अच्छी फसल होगी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, इस समय धरती को केवल एक ही चीज की आवश्यकता थी, नीड माने आवश्यकता, वाज ए डाउनपोर। अब यहाँ डाउनपोर क्या होता है, डाउनपोर का मतलब होता है मूसलाधार बारिश। कैसा, मूसलाधार बारिश, खूब जोरों से झमाझम बारिश हो रही, उसको डाउनपोर कहेंगे। या एट लीस्ट ए शावर, या कम से कम बौछारों की ही ज़रूरत थी। बारिश हो जाए तो भी अच्छी, नहीं तो कम से कम बौछारें पड़ जाए। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, इस समय धरती को केवल एक ही चीज़ की ज़रूरत थी, वाज ए डाउनपोर, एक बारिश की, आर एट लीस्ट ए शावर, या थोड़ी बौछारों की। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, बड़े सुबह लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेत को अच्छी तरीके से जानता था। यहाँ देखते चलिए कि जो मीनिंग दिया हुआ है ना, उसको आप ठीक प्रकार से समझ लें। यहाँ इंटीमेटली शब्द आया है कि पूरी तौर पर, निकट से, अच्छी तरीके से। ठीक है, फिर से क्या है कि थ्रू आउट द मॉर्निंग, बड़े सुबह, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेत को बड़े ही अच्छे तरीके से जानता था, हैड डन नथिंग, कुछ किया नहीं, एल्स बट सी द स्काई टुवार्ड द नॉर्थ ईस्ट, वो कुछ कर नहीं रहा था, बल्कि वह उत्तर पूर्व की ओर देख रहा था। कहाँ देख रहा था, उत्तर पूर्व की ओर देख रहा था। यानी हम ऐसा भी कह सकते हैं कि पूरी सुबह लेंचो, जो भली भांति अपने खेतों को जानता था, सिवाय उत्तर पूर्व की ओर देखने के उसने कुछ नहीं किया। आप ऐसे भी सीधे सरल शब्दों में देख सकते हैं। नाउ वी वर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, ओमेन। ओमेन शब्द वो अपनी पत्नी को संबोधित कर रहा है। आप यहाँ प्रिय भी कह सकते हैं, आज की भाषा में जानू सोना भी कह सकते हैं। तो क्या कहता है कि नाउ वी वर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, ओमेन, कि प्रिय लगता है कि आज हम कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं, कुछ जल प्राप्त करने जा रहे हैं। द ओमेन
जो औरत थी उसकी जो पत्नी थी, हु वाज प्रिपेयरिंग सपर। यहाँ देखिए एक शब्द आया हुआ है कि सपर, ठीक है। सपर क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बता दूं। इसे तो सामान्यतः शाम का भोजन के नाम से इसे जाना जाता है, कि जब कोई मतलब जैसे मील ज़्यादातर रात के भोजन को कहा जाता है, सपर शाम के भोजन को कहा जाता है। लेकिन आप एक चीज़ अच्छी तरीके से यहाँ जान लें, जैसे हम लोग के वहाँ शाम को भोजन ऐसे बनाया जाता है, सब लोग जानते हैं। लेकिन लेखक के कहने का तात्पर्य यह है कि मतलब वो भोजन तैयार कर रही थी वो महिला, जो भी हो, तो उस भोजन तैयार करने से ही आप उसका तात्पर्य यहाँ पर रखिएगा कि द वोमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, कि महिला या उसकी पत्नी जो भोजन तैयार कर रही थी, रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, यस गॉड विलिंग, कि हाँ यदि भगवान ने चाहा तो, यदि भगवान की इच्छा हुई तो बारिश होगी। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े लड़के जो थे वो खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वन, जबकि एक जो छोटा बच्चा था, वेयर प्लेइंग नियर द हाउस, घर के नज़दीक खेल रहा था। अनटिल, तभी, द वोमेन कॉल्ड टू देम ऑल, तभी उसकी पत्नी ने सबको आवाज़ लगाया, कम फॉर डिनर, भोजन के लिए आ जाओ। इट वाज ड्यूरिंग द मील, भोजन के दौरान, ड्यूरिंग माने एक टाइम ऑफ पीरियड दिखाता है, ये एक निश्चित समय से और एक निश्चित समय के बीच की बात होती है। तो ड्यूरिंग माने के दौरान। इट वाज ड्यूरिंग द मील, यानी भोजन के दौरान। दैट जस्ट एज, जैसा कि, दैट जस्ट एज मीन्स क्या हो गया, जैसा कि, जैसा कि लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसा कि लेंचो हैड प्रिडिक्टेड। अब यहाँ देखिए प्रेडिक्टेड, PREDICTED, प्रेडिक्टेड का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। तो लेखक ने इसमें बताया कि लेंचो ने अपनी पत्नी से किस संबंध में भविष्यवाणी की बात की। उसने पूर्वोत्तर की तरफ देखा था और क्या भविष्यवाणी की थी कि लगता है कि हम कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। तो यहाँ वापस कर रहा है कि लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें, ड्रॉप्स मने बूंदें, रेन मने बारिश, बिगैन टू मने प्रारंभ हो गई, फाल मने गिरना, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना प्रारंभ हो गई, शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर में, ह्यूज मने विशाल, माउंटेन्स मने पहाड़, ऑफ क्लाउड्स मने बादलों के, पूर्वोत्तर में बादलों के बड़े बड़े पहाड़, कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए दिखाई दिए। द एयर वाज फ्रेश, हवा ताजी थी, एंड स्वीट और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, वह व्यक्ति वेंट आउट, बाहर चला गया, फॉर नो अदर रीजन माने बिना किसी कारण के, कोई रीज़न नहीं था, वो बाहर चला गया। देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन हिज बॉडी, प्लेजर माने आनंद, फीलिंग माने महसूस करना, रेन माने बारिश, ऑन हिज बॉडी माने अपने शरीर। वो आदमी किस लिए चला गया, बिना किसी कारण के, क्या करने के लिए, अपने शरीर पर बारिश का आनंद महसूस करने के लिए वो कहाँ चला गया, बाहर चला गया, ऐसे बच्चे के साथ। आप देखिए कि जब शुरुआती बरसात होती है मार्च अप्रैल में, अगर उस दिन खूब गर्मी हो और जब पहली बारिश होती है लंबे अंतराल के बाद, तो बहुत सारे लोग उस बारिश का आनंद लेते हैं, बाहें फैला देते हैं और बारिश का भरपूर मज़ा आता है। लगभग हर कोई उस दिन भीगना चाहता है। लेंचो की भी स्थिति कुछ यहाँ पर ऐसी ही थी। जब बारिश होने लगी तो उसके मुंह की बात सही साबित हुई, जो उसकी मुरादें थीं, जो उसकी आशाएं थीं ईश्वर से
कि आज हमें जल की आवश्यकता है, तो वो जल उसे प्राप्त हुआ और उसने उसको प्राप्त किया। उस आनंद को महसूस करने के लिए वो कहाँ चला गया? बारिश में चला गया। और जब वहाँ से वापस आता है तो क्या कहता है? तो कहता है फीलिंग रेन ऑन हिज बॉडी एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वह वापस आया ही एक्सक्लेम्ड, तो उसने प्रसन्नता जाहिर की, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, कि ये आसमान से गिरने वाली बारिश की बूंदें नहीं हैं। तब क्या हैं? तो उसने एक्सप्लेन किया अपनी खुशी को कि दे आर न्यू कॉइन्स, ये क्या हैं? सिक्के हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आज भी जब बारिश होती है तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि अरे सोना बरसता, सोना। तो ऐसा नहीं कि सोने की बारिश हो रही है, बारिश होगी, अच्छी फसल होगी तो एक किसान उस फसल को बेच के सोना खरीद सकता है, चांदी खरीद सकता है, जो चाहे वो कर सकता है। तो इसलिए ऐसा कह दिया जाता है कि ये बारिश नहीं है, क्या है? सोना है। इसी तरह से यहाँ हमारा जो हीरो है लेंचो, वो भी कर रहा है कि ये बारिश की बूंदें बूंदें नहीं हैं। तब क्या है भाई? तो ये क्या है? सिक्के हैं, सिक्के। उसने क्या कहा? दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, बड़ी बूंदें 10 सेंट के टुकड़े हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और छोटी बूंदें 5 सेंट के टुकड़े हैं। समझ में आ गई? विथ द सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर। संतुष्टि के भाव से, देखिए यहाँ शब्द आया विथ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन मने भाव, सेटिस्फाइड मने क्या हो गया? सेटिस्फाइड मने होती संतुष्टि, तो दोनों को मिला देंगे क्या हो जाएंगे? संतोषजनक भाव। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतोषजनक भाव से he regarded the field of ripe corn with its flower, उसने अपने पके अनाज के खेतों की ओर देखा। मजा आ गया। शुरुआत में सोच रहा मजा आ गया, बारिश हो गई, जैसा मैं चाहता था वैसा हो गया। लेखक ने क्या लिखा? विथ सेटिस्फैक्शन, बिल्कुल संतोषजनक भाव से। he regarded the field of ripe corn with flowers, कहता है कि उसने अपने पके अनाज के खेतों की तरफ देखा। ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, जो बारिश की चादरों से ढक गए थे। किससे ढक गए थे? बारिश की चादरों से ढक गए थे, या बारिश से पूरी तरीके से यूं कह लीजिए कि ढक गए थे। बट अब यहाँ से देखिए कहानी का टर्निंग पॉइंट। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कॉर्न जो शब्द होता है ना, कॉर्न, तो कॉर्न शब्द जो होता है ना, ये देखिए, ये जो मक्के की फसल है ना, उसके लिए कॉर्न शब्द इस्तेमाल होता है। मक्का जानते हैं ना, मक्का, भुट्टा, इसको देख लीजिए तब आप समझ जाएंगे कि किसकी बात हो रही है। आपको पता है कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा जो खेती की जाती है वो है किसकी? हाँ, भुट्टो की, कॉर्न की सबसे बड़ा उत्पादक रह चुका है। हालांकि एक समय था कि वह गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक रहा है। बाद में भारत ने अपने उत्पादन में जब वृद्धि की तो कुछ समय तक भारत जो है, वर्तमान में शायद भारत ही सबसे बड़ा गेहूं का उत्पादक देश है वर्तमान में। और ये चलता रहता है कि कभी अमेरिका के वहाँ उत्पादन ज़्यादा हो जाती है तो वो आगे निकल जाता है, कभी हम लोगों के वहाँ हो जाता है तो हम आगे निकल जाते हैं। तो कॉर्न जो शब्द आया है ना, कॉर्न का मतलब कई बार हम मोटे अनाज के तौर पर भी देख लेते हैं। तो मोटा अनाज का जो उद्देश्य होता है वह मक्के के लिए आप कह सकते हैं या भुट्टे के लिए कह सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखिए बट सडनली ए स्ट्रांग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक से, लेकिन
बट मैंने तो आप जानते ही, अरे इतना मीनिंग तो आप लोग ज़रूर जानते होंगे भाई, 10वीं में पढ़ रहे हैं, ऐसा उम्मीद करता हूँ। फिर भी मैं जानबूझ के छोटे मीनिंग्स का भी नाम ले रहा हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। फिर भी अगर कोई आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी आपको मिल सके। बट सडनली ए स्ट्रांग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक एक तेज, यहाँ हमने कहेंगे मजबूत, अब मजबूत तो है ही, शक्तिशाली तो होती हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कहेंगे। स्ट्रांग विंड में तेज हवा, तभी अचानक तेज हवाएं बिगेन टू ब्लो, चलने लगी, एंड एलॉन्ग विथ, और उसके साथ ही साथ द रेन, मन बारिश के साथ साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, बड़े बड़े ओले पड़ने लगे। अब ओले क्या होते हैं? अभी 3-4 साल या 5 साल पहले की बात है कि जब काफ़ी भीषण ओलावृष्टि हुई थी, जिसकी एक तस्वीर मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। ये मेरे आसपास की फ़ोटो है जो पड़ी हुई थी, जिसको मैं रखा था और आपके स्लाइड में मैं शो कर रहा हूँ। कि सोचिए अगर इतने बड़े बड़े पत्थर आपकी फसलों पर पड़ेंगे, वो भी गुरुत्वाकर्षण की जो शक्ति होती है उतनी तेज़ी से खींचते हुए आता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड की स्क्वायर से। तो जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो नीचे आते आते त्वरण के कारण इनकी गति काफ़ी बढ़ चुकी होती है, और जब ये फसलों से टकराते हैं तो फसलों को पूरी तरीके से क्या करते हैं? बर्बाद कर देते हैं। तो एक बहुत बड़ी समस्या होती है हमारे किसानों के लिए कि जब भी ओलावृष्टि होती है तो उसको देख के सब लोग ईश्वर को याद करने लगते हैं, हे ईश्वर इसको जल्दी से समाप्त कर दिया जाए, नहीं तो फसल हमारी क्या हो जाएगी? बर्बाद हो जाएगी। कई बार गेहूं के सीज़न में अक्सर अपने वहाँ भी कई बार हुआ है और गेहूं की फसल क्या हो गई है? ख़राब हो गई है। चलिए ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। दिस ट्रूअली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर क्वाइन, और ये वास्तव में रिजेंबल न्यू सिल्वर क्वाइन, चांदी के सिक्कों जैसी प्रतीत हो रही थी। अभी तो वो कह रहा था कि ये नए नए सिक्के हैं, अब जब भगवान ने वास्तव में सिक्के जैसे बर्फ गिराने लगे तो जाहिर सी बात है कि लेंचो थोड़ा सा क्या हो जाएगा? घबरा सा जाएगा। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। तो उसके जो बच्चे थे, किसके? लेंचो के। एक्सपोजिंग देमसेल्व्स, एक्सपोज मैंने होता है नंगा, जब उन्होंने उस बर्फ को देखा तो नंगे, टू द रेन रैन आउट, उस बारिश में ही क्या हुए? भागे, टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, जो उन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने लगे। यानी कि बर्फ, हम लोग भी देखिए जब बारिश गिर रहा था तो बर्फ को क्या किए? कलेक्ट करके हाथों में रख के आनंद ले रहे थे, लेकिन जब वही बहुत भीषण तरीके से गिरने लगा तो सब लोग भाग खड़े हुए। तो लेखक के जो छोटे छोटे बच्चे थे उन्होंने भी क्या किया? कलेक्ट करना शुरू कर दिया ताकि उससे वो खेल सके। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में बुरा हो रहा है। एक्लेम्ड द मैन, उस आदमी ने दुख व्यक्त किया। किस आदमी ने? लेंचो ने। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, इट पासेस क्विकली, कि यह जल्दी बीत जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह जल्दी ही ख़त्म नहीं हुआ। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक द हेल, जो ओला था, रेंड, बरसता रहा, ऑन द हाउस, घर पर, द गार्डन, बागीचे में, द हिल साइड, उस पहाड़ी क्षेत्र में, द कॉर्नफील्ड, और मक्के के खेत में, ऑन द होल वैली, और संपूर्ण घाटी में यह बारिश होती रही। कहाँ होती रही? होल वैली शब्द यहाँ इस्तेमाल हुआ, संपूर्ण घाटी में। जो मैंने आपको अभी दिखाया था ना वैली, संपूर्ण घाटी में बरसती रही। द फील्ड वाज वाइट, पूरा खेत सफ़ेद हो गया। एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, जैसे कि नमक से ढक गया। नमक अब तो वो खड़ा
हम लोग उसको बोलते थे रोड़े वाला नमक, यानी कि दानेदार होता था। आज तो मशीनों से उसकी पिसाई हो जाती है, बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं क्रिस्टल की तरह से, वो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले क्या होता था ना, बोरे में बड़े बड़े टुकड़े आते थे। तो लेखक जो ओलों के टुकड़ों की तुलना है वह नमक के टुकड़ों से कर रहा है यहाँ पर। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्री, पेड़ों पर एक भी पत्तियां नहीं बची। द कार्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी। मैंने आपसे पहले ही कहा कि देखिए, जब फसल पर ओलावृष्टि होती है तो यह काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल गायब हो गए थे। लेंचोज सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, और लेंचो का जो हृदय था वह दुख से भर गया। When the storm had passed, जब तूफान बीत गया, he stood in the middle of the field, तो वह खेत के बीचों बीच में खड़ा था। and said to his son, और अपने बेटों से कहा, a plague of locusts would have left more than this। क्या कर रहा है? अब यहाँ थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे लोकस्ट्स का क्या मतलब होता है। हालांकि मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं भूल गया कि टिड्डियों की कोई तस्वीर यहाँ पर मुझे डालनी चाहिए थी। लोकस्ट्स माने क्या होता है ना, कि जो टिड्डियों का जो झुंड होता है, झुंड टिड्डियाँ जब बड़े भारी समूह में चलती हैं। अभी 1-2 साल पहले की ही घटना है कि जब पंजाब की तरफ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में टिड्डियों ने हमला कर दिया था। यह लाखों करोड़ों की संख्या में खेतों में पहुंचती हैं और पत्तियों को सफाचट कर जाती हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए कि जब वो केवल पत्तियां खाते हैं, कम से कम डंठल तो बच जाता है। अगर टिड्डियों का प्रकोप खत्म हो गया तो डंठल से कभी कभी होता है कि नए पत्ते निकल आते हैं और फिर से फसल लग जाती है और कुछ न कुछ तो मिल ही जाता है। तो लेखक यूँ कहिए कि लेंचो जो है इसी बात की तरफ इशारा कर रहा है कि हैव लेफ्ट मोर दैन दिस, टिड्डियों का दल भी इससे ज़्यादा छोड़ देता है। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन ओलो ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर, इस साल, वी विल हैव नो कार्न, हमारे पास अनाज नहीं होगा या मक्का नहीं होगा। यही सोचा उसने। दैट नाइट वाज ए सॉरोफुल वन, और यह रात बड़ी दुखदाई रात थी। बिल्कुल भी उसको नींद नहीं आ रही है। सोच रहा है मन ही मन, क्या सोच रहा है? ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारे काम के बदले हमें कुछ भी नहीं मिला। देयर्स नो वन, यहाँ कोई ऐसा भी नहीं है, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी सहायता कर सके। वील ऑल गो हंग्री दिस ईयर, लगता है कि इस साल हम सब लोग भूखे रहेंगे। क्या रहेंगे? भूखे रहेंगे। ये कौन सोच रहा है? लेंचो सोच रहा है। जब फसल बर्बाद हो गई तो उसको नींद नहीं आ रही थी, अपार कष्ट हो रहा था कि इतनी मेहनत के बदले फसल इस तरह से बर्बाद हो गई कि लगता है कि हम पूरे साल हमको भोजन खाने को नहीं मिलेगा। इसलिए वो बड़ा ही दुखी था, सोच नहीं पा रहा था कि क्या करे। आगे की अभिव्यक्ति देखिए कि बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, लेकिन इन द हार्ट्स ऑफ, उनके हृदय में, किनके हृदय में? ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, इस अकेले घर में जितने भी लोग रहते थे, इन द मिडिल ऑफ द वैली, घाटी के ठीक बीचों बीच में, देयर वाज सिंगल होप, अब उनके पास सिर्फ एक ही उम्मीद थी। किस बात की उम्मीद है? किस बात की? हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता की उम्मीद। अब किसी से उसको कोई उम्मीद नहीं। किसकी उम्मीद थी अब? भगवान। डोंट बी सो अपसेट, क्या कह रहा है? डोंट बी सो अपसेट इवन दाउ दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, कहता कि दुखी मत हो। ऐसा अक्सर लगता है कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया, ए टोटल लॉस, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन फिर क्या कह रहा है?
कह रहा है कि रिमेंबर, याद रखो। क्या करो? याद रखो। नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता। याद रखो कि अगर ईश्वर ने आपको पैदा किया है तो निश्चय ही भोजन भी कहीं दिया होगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आज आप आधुनिक सोच से ना देखिए, एक ऐसे व्यक्ति की नज़र से इस पाठ को देखिए, समझिए, महसूस करिए, जिसकी आस्था ईश्वर में इस कदर है, जो ये मानता है कि ईश्वर के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, जो करता है वही करता है। तो क्या कह रहा है अपने बच्चों से कि डोंट बी सो अपसेट, इतना परेशान न हो, दुखी मत हो। इवन दाऊ, यद्यपि दिस सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, लगता है, लाइक माने जैसे, ए टोटल लॉस माने सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा केवल लगता है, होता नहीं है। एक प्रकार से लैंचो अपने परिवार वालों के मन में एक उम्मीद जगा रहा है कि कष्ट में न हो, क्योंकि अगर अंधेरा है तो उजाला भी होके रहेगा। जबकि ऐसा लगता है कि सब कुछ क्या हो गया, खत्म हो गया। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट्स वाट दे से। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, दैट्स वाट दे से, यहाँ थोड़ा सा आगे पीछे भी लंचो हो रहा है, इसलिए उसने ऐसा कह दिया कि कहते तो ऐसा ही हैं लोग। क्या? नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लैंचो थाट, लैंचो ने सोचा, ओनली ऑफ हिज वन होप, अपने केवल और केवल एक उम्मीद के बारे में। किसके बारे में सोचा? अपने केवल एक उम्मीद के बारे में सोचा। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से सहायता। हुज आइज, जिसकी आँखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, सी एवरीथिंग, इवन व्हाट इज डीप इन वन कॉन्शियंस। क्या कह रहा? द हेल्प ऑफ गॉड, हुज आइज, जिसकी आँखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, देखती रहती हैं सब कुछ, इवन व्हाट इज डीप इन वन कॉन्शियंस, कि किसके अंतरात्मा में क्या है। यहाँ ध्यान देंगे आप, कॉन्शियंस शब्द आया हुआ है। कॉन्शियंस माने अंतरात्मा, किसके अंतरात्मा में क्या है, ईश्वर की आँखें उसे देखते रहती हैं। लैंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन। यहाँ थोड़ा सा देखिएगा, अगर जनरली आप अर्थ निकाल दें तो आप कहेंगे लैंचो वाज एन ऑक्स, कि लैंचो एक बैल था, ऑफ ए मैन, एक आदमी का। अगर सामान्य अर्थ निकाला जाए तो इसका अर्थ क्या निकलेगा कि लैंचो एक आदमी का बैल था। लेकिन नहीं, हम ऐसा नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि लैंचो आदमी के रूप में एक बैल था। बैल माने, यहाँ बैल माने बुद्धि वाली बात तो जो है सो किनारे है, यहाँ मजबूती से, परिश्रमी के तौर पर यहाँ लेखक ने उसे क्या किया है, प्रस्तुत किया है कि वो एकदम बैलों की तरह से एकदम जम के मेहनत अपनी खेतों में करता था, इसलिए ऐसा शब्द यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। बैल था, इसका मतलब ये नहीं कि मूर्ख था, इसका तात्पर्य बिल्कुल भी मत लगाइए। क्या कि वर्किंग लाइक एनिमल, जानवरों की तरह से इन द फील्ड्स, खेतों में काम करता था। बट लेकिन स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाता है फिर भी वह जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, सुबह के समय में, ही बिगैन टू राइट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे लेकर के वह खुद शहर गया। एंड प्लेस इन द मेल, और ले आ करके पत्र पेटिका में डाल दिया। ठीक है, कहाँ डाल दिया अपने पत्र को? पत्र पेटिका में डाल दिया। आजकल तो देखिए पत्रों का जमाना ही लदता चला जा रहा है। अगर आप ध्यान दें तो आपको पत्र अब दिखाई देने वाले नहीं हैं। आपने शायद
आज के ज़माने में पत्र देखा हो किसी को, सामान्य तौर पर अपने रिश्तेदारों को या फिर किसी व्यक्ति को लिखते हुए, क्योंकि जब से टेलीफोन आया और उसके बाद मोबाइल फ़ोन आ गए तो अब हर कोई डायरेक्टली बात कर रहा है, कोई पत्र नहीं लिख रहा है। नहीं तो पहले देखिए, मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पर जानकारी देना चाहूँगा कि पहले जो होता था एक पोस्ट कार्ड आता था जिसकी तस्वीर अभी नीचे लगी हुई दिखाई देगी। मैं आपको यहाँ देख रहा हूँ कि पोस्ट कार्ड, हाँ यहाँ देखिए, यहाँ पर पोस्ट कार्ड दिया हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ पोर्ट्स ऑफ इंडिया मनी ऑर्डर वाला, जो पैसा वगैरह भेजा जाता है। आप लोग इसको, मैं थोड़ा स्लाइड ऊपर कर दे रहा हूँ, देख लीजिए। पहले पैसा भेजने का यह एक मात्र माध्यम हुआ करता था, ठीक है, जिसको हम लोग मनी ऑर्डर के नाम से जानते थे। आज तो देखिए ज़माना कितना एडवांस हो गया है, आप यूपीआई कर रहे हैं, फ़ोन पे चला रहे हैं और न जाने क्या क्या ऐप्स आ गई हैं जिसके माध्यम से आप आसानी से पैसे और तत्काल एक स्थान से दूसरे स्थान को ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं। पहले ऐसा कर पाना संभव नहीं होता था जब तक कि हैंड टू हैंड नहीं। मान लीजिए पैसा मनी ऑर्डर का पोस्ट ऑफिस में आता था, पोस्ट ऑफिस के थ्रू ऑफिशियली चलता हुआ कई दिनों के बाद उसका जो पत्र दूसरे पोस्ट ऑफिस में आता था, फिर पोस्टमैन उतना पैसा और आपका डॉक्यूमेंट्स लेकर के आपके घर पहुंचता था, उतना पैसा आपको देता था, दस्तखत, बड़ी लेकिन लंबा प्रक्रिया होता था। आजकल फ़िलहाल ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है, जैसा कि आप लोग जानते हैं अच्छी तरीके से। तो वो समय तो रहा नहीं, लेकिन फ़िलहाल तो लेखक अब यहाँ क्या कर रहा है, पत्र लिखने की कोशिश कर रहा है। डे ब्रेक माने सुबह के समय में ही बिगेन टू राइट, उसने पत्र लिखना शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वह ले करके खुद शहर गया, एंड प्लेस इन द मेल, और ले आके पत्र पेटिका में डाल दिया। अब आगे देखते हैं पत्र में उसने क्या लिखा था। तो लेखक यहाँ कहता है कि इट वाज नथिंग लेस दैन ए लेटर टू गॉड, यह भगवान के पत्र के अलावा कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ भगवान को संबोधित एक पत्र था। क्या लिखा था? गॉड, भगवान जी, हीरो, उसने लिखा। हम लिखते हैं ना सेवा में, आप लोगों ने भी पत्र लेखन थोड़ा बहुत सीखा होगा, और आगामी समय में मैं भी पत्र लिखने के लिए कैसे लिखा जाता है, क्या मैटर होता है उसका, मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। क्योंकि आपको छुट्टियां मांगने के लिए, विषय परिवर्तन करने के लिए, और एप्लीकेशन और पत्रों को लिखने की जो विधि होती है वह यूपी बोर्ड में अभी भी मौजूद है, तो उसके बारे में आपको हम बता देंगे। गॉड, उसने लिखा भगवान जी, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हैं, माई फैमिली एंड आई विल गो हंगरी, तो मैं और मेरा परिवार भूखे रहेंगे इस वर्ष, दिस ईयर। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes। क्या कर रहा है कि मैं और मेरा परिवार भूखों रहेंगे। आई नीड 100 pesos, मुझे 100 पीसोज की आवश्यकता है। ये मैक्सिकन और मुद्रा का नाम है पीसोज, जो पहले चलता था। अब तो खैर पूरे अमेरिका में डॉलर ही चलता है, जब से सब लोग मतलब अमेरिका के अधीन हुए और वह अमेरिका एक संयुक्त राज्य अमेरिका के तौर पर जब जाना गया, तो फिलहाल अब डॉलर ही चलता, पहले पीसोज चला करता था। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, सो मैंने बोना होता है ताकि मैं अपने खेत को दोबारा बो सकूं, एंड टू लीव अनटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक की फसल आए मैं जिंदा रह सकूं, बिकॉज द हेल्म स्टॉर्म, क्योंकि ओलों ने डॉट 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 डॉट, मैंने पूरी कहानी उसने रिपीट की थी, कैसे बारिश हुआ और कैसे उसकी फसल क्या हो गई, बर्बाद की। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड ऑन द एनवेलप, लिफाफे के ऊपर
उसने क्या लिखा, सेवा में भगवान जी। पुट द लेटर इनसाइड, और उसने अंदर उसमें पत्र लिखा। स्टिल ट्रबल्ड, और फिर परेशान हो गया। वेंट टू टाउन, शहर गया। एट द पोस्ट ऑफिस, कहाँ पहुँचा, पोस्ट ऑफिस पर पहुँचा। ही प्लेस्ड ए स्टैम्प, इस पर एक टिकट चिपकाया। ऑन द लेटर, पत्र पर। एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, और फिर पत्र पेटिका में ले आकर के क्या कर दिया, छोड़ दिया। क्या कर दिया, पत्र पेटिका में ले आकर के छोड़ दिया। अब पत्र कहाँ आ गया भाई, अब पत्र आ गया पोस्ट ऑफिस में। अब कहानी का जो ट्विस्ट है यहाँ से शुरू होता है। अभी तक तो आपने देखा कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी ईश्वर में बहुत ही आस्था है, और जब फसल बर्बाद हो गई तो उसने चिट्ठी लिख दिया। लेकिन अब चिट्ठी जब पहुँचा है पोस्ट ऑफिस में तो क्या हुआ है, इसको देखिए। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, एक जो कर्मचारी था, हु आज पोस्टमैन, जो डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और जो पोस्ट ऑफिस के कार्यों में भी सहायता करता था, वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया। लाफिंग हार्टली, जोर जोर से हंसते हुए। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और भगवान के नाम पत्र को दिखाया। जाहिर सी बात है भाई, कोई पता नहीं जानता, वो इसलिए हंस रहा था कि आखिर किसने भेज दिया भगवान के नाम, मैं तो उस एड्रेस को जानता ही नहीं हूँ, तो उस पत्र को मैं पहुँचाऊँगा कैसे। आगे लिखा है कि नेवर इन हिज कैरियर, अपने पूरे नौकरी के दौरान, एज ए पोस्टमैन, मन एक डाकिया के तौर पर, हैड ही नोन दैट एड्रेस, वह इस पता को जान नहीं पाया। कौन, डाकिया। इतने दिन से वो चिट्ठियाँ बांट रहा है, लेकिन कभी वह भगवान का पता पाया नहीं पाया। पोस्टमैन यानी कि डाकपाल। अच्छा, डाकपाल यानी कि जो पोस्ट ऑफिस का जो सबसे बड़ा ऑफिसर होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोस्ट मास्टर। कुछ जगहों पर बड़े बाबू के नाम से उसे जाना गया था, कहीं कहीं डाकपाल कहा जाता है। मानो ऑफिशियली हिंदी जो शब्द है ना, वो या तो पोस्ट मास्टर है या तो फिर डाकपाल है। तो द पोस्ट मास्टर, जो डाकपाल था, ए फैट, माने एक मोटा आदमी था। एमिएबल, माने देखिए हम मीनिंग भी साथ में दिया। एमिएबल माने फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, माने मित्रवत व्यवहार करने वाला, हंसमुख व्यक्ति था। कैसा था, हाँ, यहाँ देखिए फेलो माने व्यक्ति कह सकते हैं कि वह हंसमुख और एक मिलनसार व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी ठहाके लगा करके हंसने लगा। बट, लेकिन, ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लगभग तुरंत ही टर्न्ड सीरियस, वह गंभीर हो गया। एंड, और टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपने मेज पर रख के पत्र को खोलना शुरू कर दिया। कमेंटेड, और पत्र खोलते खोलते उसने टिप्पणी किया। किस पर, पत्र लिखने वाले पर टिप्पणी किया। क्या टिप्पणी किया, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश, मैं उम्मीद करता हूँ। आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, काश मेरा भी विश्वास इस आदमी जैसा हो जाए। हु रोट दिस लेटर, जिसने यह पत्र लिखा है। स्टार्टिंग अप ए कोरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, और भगवान के साथ पत्र व्यवहार करना चाहता है या प्रारंभ करना चाहता है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर फेथ इन गॉड, लेखक का भगवान में विश्वास न डिगने पाए। सो, इसलिए, इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, यानी पत्र लिखने वाले का भगवान में विश्वास टूटने न पाए। द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, उसके मन में एक विचार आया। आंसर द लेटर, कि पत्र का उत्तर दिया जाए। बट, लेकिन, व्हेन ही ओपेंड इट, जब उसने इसे खोला,
इट वॉज एविडेंट, तो यह इस बात का सबूत था कि टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। जब पत्र खुला तो पता चला कि उस व्यक्ति को शुभकामनाएं, कागज, स्याही से भी कहीं ज़्यादा कुछ की आवश्यकता थी। जाहिर सी बात है कि उसे पैसे की आवश्यकता थी। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वह अपने वादे पर अड़ा रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने अपने कर्मचारियों से धन मांगा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपने तनख्वाह का एक अच्छा खासा हिस्सा उसने खुद दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और उसके कई सारे मित्र वेयर ओबलाइज्ड, उसका कहा माने, टू गिव समथिंग, और उन्होंने कुछ दिया, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, इस दानशीलता के कार्य में सबने कुछ न कुछ दिया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर, यह असंभव था। इट वॉज इम्पॉसिबल, यह असंभव था फॉर हिम, उसके लिए, टू गैदर टुगेदर द 100 पीसोज, कि वह 100 पीसोज इकट्ठा कर सके। किसके लिए यह मुश्किल था? 100 पीसोज, आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आज के रेशियो से, हालांकि उस समय मतलब काफ़ी मुद्रा कम थी, लेकिन फिर भी जितना थी काफ़ी था। आज के नज़रिए से देखें कि अगर एक खेत की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई हो, दोबारा उसको बोना है, और जब तक कि 6 महीने बाद नई फसल आए तब तक आपको बैठ के खाना है, तो कितने पैसे की आवश्यकता होगी? आज के नज़रिए से हम देखें, वर्तमान में जो आप लोग खेती करते हैं या आपके घर के लोग करते हैं, अंदाज़ा लगा लीजिए। तो 100 पीसोज उस समय अपने आप में एक बड़ी रकम थी, और लेखक यहाँ कह रहा है कि इसे इकट्ठा कर पाना ये एक मुश्किल काम था। किसके लिए? डाकपाल के लिए, पोस्टमास्टर के लिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, यह असंभव था उसके लिए, टू गैदर टुगेदर द 100 पीसोज, कि साथ ही साथ वो 100 पीसोज इकट्ठा करें। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर, इसलिए वह उस किसान को भेजने में ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, आधे से ज़्यादा भेजने के ही यह योग्य हो पाए, यानी इतना पैसा इकट्ठा हो पाया, केवल आधे से ज़्यादा वो लोग उसको भेजने में सफल होने वाले थे। मोर देन हाफ माने आधे से ज़्यादा। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, उसने इस पैसे को एक लिफाफे में रखा। एड्रेस्ड टू लंचो, लंचो का पता लिखा। एंड विथ इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड, और उस पत्र में जो जवाबी पत्र दिया गया एज ए सिग्नेचर गार्ड, और उसमें सिर्फ और सिर्फ किसका पता लिखा गया? सिर्फ भगवान का लिखा गया। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बिट अर्लियर, अगले रविवार को लेंचो थोड़ा जल्दी आ गया। अर्लियर मने जल्दी, कब मने आ गया? संडे और फॉलोइंग तो आप लोग जानते हैं। देन यूजुअल टू आस्क, ऐसे ही पूछने के लिए कि इफ़ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। लेंचो ने पत्र लिखा और पूछने के लिए चला आया कि देखें भगवान ने क्या जवाब दिया। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, यह पोस्टमैन खुद था। हु हैंडेड द लेटर, जिसने खुद अपने हाथों से उसे पत्र दिया। वाइल, जबकि द पोस्टमास्टर, जो डाकपाल था, एक्सपीरियंसिंग, अनुभव कर रहा था, द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन, एक ऐसे आदमी के संतुष्टि का, हु हैज परफॉर्म्ड ए गुड डीड, जिसने एक अच्छा काम किया था। गुड डीड माने अच्छा काम किया था। फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने कार्यालय में। लैंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेकिन लैंचो ने, शोड माने प्रदर्शित, नॉट माने नहीं, यानी लैंचो ने प्रदर्शित नहीं किया क्या? द स्लाइटेस्ट माने थोड़ा भी, सरप्राइज माने आश्चर्य, लेकिन लैंचो ने
थोड़ा भी आश्चर्य व्यक्त नहीं किया। पोस्ट ऑफिस कर्मचारियों को लग रहा था कि लैंचो जैसे ही पत्र का जवाब पाएगा तो आश्चर्यचकित हो जाएगा, खुश हो जाएगा, लेकिन विश्वास देखिए लैंचो का ईश्वर में। उसको पता था कि ईश्वर उसके प्रश्नों का जवाब देंगे ही देंगे। लैंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। धन देख करके लैंचो ने थोड़ा भी आश्चर्य व्यक्त नहीं किया। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, इतना उसे विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, बल्कि वह नाराज हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने धन को गिना, जब उसने पैसों को गिना। तो आपको तो पता ही है कि लोग आधे से थोड़ा सा ज़्यादा और लगभग 70 पीसोज के आसपास, अभी आगे कहीं आएगा, ही इकट्ठा कर पाए थे ये लोग। तो अब यहाँ नाराज हो गया। कौन नाराज हो गया? लैंचो नाराज हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक। भगवान कोई गलती नहीं कर सकते। नार कुड ही हैव डिनाइड लैंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। और लैंचो जो निवेदन कर दे, भगवान उसे मना भी नहीं कर सकते। ऐसा हो ही नहीं सकता। लैंचो को इतना विश्वास था ईश्वर पर कि उसने 100 पीसोस मांगे हैं तो निश्चय ही 100 पीसोस ईश्वर ने क्या किया होगा? भेजा होगा। ऐसा लैंचो का क्या था? विश्वास था। इमीडिएटली, तुरंत, लैंचो वेंट अप टू द विंडो। लैंचो खिड़की पर गया। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और वहीं पर उसने कागज और दावात मांगी। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और सार्वजनिक लेखन स्थान पर जा कर के ही स्टार्टेड टू राइट, और उसने क्या कर दिया? लिखना शुरू कर दिया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, उसके भौहें चढ़े हुए थे। भौहें चढ़ने का मतलब बहुत ज़्यादा नाराज़ होना। वो बहुत ही नाराज़ था, लेकिन वह जो एम्प्लॉय थे पोस्ट ऑफिस के, उनको कुछ कह नहीं रहा था। वो नाराज़ था, मन ही मन नाराज़ था। उसको विश्वास नहीं था कि ईश्वर ने क्यों सिर्फ और सिर्फ 70 पीसोस ही भेजे। इसलिए उसने सोचा कि लाओ ईश्वर को फिर से पत्र लिखता हूँ। तो उसने क्या किया? तुरंत गया खिड़की पर, क्या मांगा? कागज कलम मांगा और लिखना शुरू किया। कार्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, और फिर प्रयास करके उसने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। When he finished, जब उसने पत्र लिखना समाप्त कर दिया, he went to the window, वह खिड़की पर गया। to buy a stamp, उसने टिकट खरीदा। which he liked and then affixed, फिर उसने अपनी जीभ का उस पर पानी लगाया। लाइक्ड में लार होता है, आप यूँ कह सकते। जैसे पहले हम लोग टिकट को क्या कर जीभ पे रखते थे, जब वो भीग जाता था तो फिर लिफाफे पर या फिर जो चिट्ठियाँ होती थी उस पर चिपका देते थे। तो वही काम इसने भी किया। देन एफिक्स्ड, उसने क्या कर दिया? चिपका दिया। आपको मैं यहाँ थोड़ा सा दृश्य भी दिखा दूँ यहाँ पर, कि देखिए यहाँ लैंचो हैं और इन्होंने क्या किया? लिखा। लिखने के बाद चिट्ठी को लिफाफे में, यहाँ पर आप देखें ये लिफाफा है इनका, इस पर टिकट चिपकाया और फिर ले आकर के इन्होंने क्या कर दिया भाई? जमा कर दिया। आप कभी पोस्ट ऑफिस गए हैं? यदि नहीं गए हैं तो एक बार किसी पोस्ट ऑफिस में जाके वहाँ होने वाले कामकाज को आपको अच्छी तरीके से समझना चाहिए, तभी आप जान पाएंगे कि कैसे कैसे वहाँ की प्रक्रिया होती है। आगे देखते हम लोग। एफिक्स्ड द एनवेलप, उसने लिफाफे पर टिकट को चिपका दिया। विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, फिस्ट मैंने होता मुक्का बांधना, यानी मुक्के से मार मार के उसने क्या कर दिया? उसको चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जिस क्षण पत्र पेटिका में उसने डाला। किसने? लैंचो ने। पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, तो पोस्टमास्टर फौरन पहुंचा इसे खोलने के लिए। इट सेड, इसमें क्या लिखा था? गॉड, भगवान जी, ऑफ द मनी दैट आई आस्क, जो धन मैंने आपसे मांगा था,
ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, उसका सिर्फ 70 पीसोज ही मेरे पास पहुंचा है। सेंड मी द रेस्ट सिंस, सेंड मी द रेस्ट, शेष भी मुझे क्या कर दीजिए, भेजिए। यहाँ रेस्ट का मतलब आराम करना नहीं, शेष है। शेष माने अब जैसे 70 पीसों से लोग इकट्ठा कर पाए तो 30 पीसों से बच गया। तो लेंचो क्या कह रहा है कि जो शेष 30 पीसोज है भगवान जी प्लीज़ प्लीज़ उसको भी भेज दीजिए। क्यों? सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि इसकी मुझे बहुत 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 ज़रूरी है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन भगवान जी एक काम करिएगा कि इसे आप चिट्ठी में रख के मत भेजिएगा। क्यों? बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि ये जो कर्मचारी हैं ना डाक के, ये लोग बड़े बेईमान हैं, इसलिए भगवान जी इसे चिट्ठी से मत भेजिएगा, माने डायरेक्ट भेज दीजिएगा। नीचे उसने हस्ताक्षर किया लेंचो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। तो इसके दो पहलू आप समझिए। एक तो आपने देखा कि एक ऐसा किसान जिसकी ईश्वर में अगाध प्रेम था, विश्वास था। कहा जाता है कि ईश्वर कहीं न कहीं आपके लिए एक माध्यम तो बना ही देता है। तो कहीं न कहीं ईश्वर ने लेंचो के लिए माध्यम बनाया, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी। ये तो एक बात हो गई। दूसरी तरफ देखिए कि सोचिए आप किसी की सहायता करें और आप उसे उल्टा ही दोषी ठहरा दें, तो फिर कैसा महसूस होगा। जिन डाक कर्मचारियों ने लेंचो को 70 पीसों से उपलब्ध करवाया, लेंचो उन्हीं को बेईमानों का झुंड कह दिया। क्या कह दिया? बंच ऑफ, उन्हीं को उसने क्या कह दिया? बेईमानों का झुंड कह दिया। तो क्या करना चाहिए? क्या किसी की सहायता नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। एक पुरानी कहावत है कि नेकी कर दरिया में डाल। इन लोगों ने अच्छा काम किया और हमेशा करते रहना चाहिए। गलतियां और भ्रम तो होते रहते हैं। जहाँ तक विश्वास की बात है, लेंचो ने अपना विश्वास ईश्वर में दिखाया, ईश्वर ने उन्हें एक माध्यम बनाया। ये तो उसकी सिर्फ एक मूर्खता थी जो इस बात को समझ नहीं पाया कि वास्तव में सहायता ईश्वर ने किसके द्वारा करवाया। अगर उस पर एहसास हो जाता तो शायद वह अपने पत्र में दोबारा इस बात का उल्लेख नहीं करता। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये बातें समझ में आ गई होंगी, अच्छा लगा होगा। फिर भी अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई होगी तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि हर क्लास की वीडियो जो आपको समय से मिलती रहे और आप इसको पढ़ते रहें और भविष्य में आगे की तरफ बढ़ते करें। जय हिंद।